BA तृतीय वर्ष पंचम सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 11 अर्थात साहित्य शास्त्र भाग 1 में आपका पुनः स्वागत है। आज हमारा आखिरी टॉपिक है रस विचार में। अब तक हमने रस का स्वरूप क्या है, रस की परिभाषा क्या है, रस के लक्षण क्या हैं, इसके उपरांत रस भारतीय दृष्टि के माध्यम से हमने और भी बहुत कुछ जानने का प्रयास किया है, जैसे रस के अंग या अवयव क्या क्या होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। उसके उपरांत हमने ये जानने का प्रयास किया था कि रस के प्रकार कितने होते हैं और जो रस के 11 प्रकार हैं उन पर हमने बहुत विस्तार से कल चर्चा की थी। उसकी वीडियो लिंक भी बना करके डाल दी है। आज की तासिका में हम रस सूत्र के व्याख्याकार इस विषय पर अपना वक्तव्य रखने वाले हैं। एक मिनट, अवंती को फिर से हम फोन करेंगे ताकि वो ज्वाइन हो जाए। पता नहीं बीच में ही क्यों छोड़ जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज की तासिका में हम रस सूत्र के व्याख्याकार इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इस विषय पर चर्चा करते समय हम रस सूत्र को एक बार फिर से आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि कल जैसा हमने कहा था रस की व्याख्या के समय, रस के प्रकारों की बातें करते समय, कि वहाँ स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति हो जाती है, रस की निष्पत्ति हो जाती है। इसको लेकर ही आचार्य भरत मुनि जी ने एक सूत्र लिखा था, तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति ही। इस आधार को, इसे ही रस सूत्र कहा जाता है, आचार्य भरत मुनि का रस सूत्र। और इस रस सूत्र में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिए, सूत्र है तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। ये इनका सूत्र है और इस सूत्र में हम ये देखते हैं कि तत्र मतलब वहाँ रंगमंच पर दर्शकों के स्थायी भाव को जागृत होने के बाद जिसमें विभाव, अनुभाव और संचारी भाव आते हैं, उनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा आचार्य भरत मुनि कहते हैं। और इस सूत्र को लेकर के बहुत बाद में चर्चा हुई है। रस निष्पत्ति विषयक भरत मुनि का जो सूत्र है, जैसा कि हमने इससे पूर्व भी कहा था कि भारतीय काव्य शास्त्र में रस संप्रदाय अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र या भरत नाट्य शास्त्र में जो उनका 7वां और 8वां अध्याय है, रस विचार और भाव विचार, इस पर चर्चा की है उन्होंने। और भरत मुनि के द्वारा दिया गया रस सूत्र ही इस संप्रदाय का मूल माना जाता है। और ये सूत्र है तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, अर्थात वहाँ रंगमंच पर विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। अब यहाँ देखिए कि आचार्य भरत मुनि ने जो बात कही है, आचार्य भरत मुनि ये कहते हैं कि ये जो उनका दृष्टिकोण है वो वस्तुपरक है और ये वस्तुपरक दृष्टिकोण के अर्थ में वे
रस को आस्वाद्य मानते हैं, आस्वाद नहीं। अर्थात रस एक पदार्थ है जिसकी निष्पत्ति रंगमंच पर होती है, ऐसा भरत मुनि मानते हैं। और दर्शक या सामाजिक, यानी देखने को जो आया है, जिसको हम दर्शक, प्रेक्षक या सामाजिक कहते हैं, उनके मन वो आस्वाद लेते हैं। किसमें? रस का आस्वाद लेते हैं, हर्ष, शोक आदि के रूप में वो अनुभव करते हैं। रस निष्पत्ति से उनका अभिप्राय रस के निर्मिति या निर्माण से है। रस का निर्माण, निष्पत्ति का मतलब निर्माण या निर्मिति है। और ये मानते हैं कि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाता है, रस बनता है। स्थायी भाव ही रस बनता है, लेकिन किससे? विभाव, अनुभव और संचारी भावों के संयोग से। अब यहाँ देखिए, दो शब्द महत्वपूर्ण है, एक संयोग और दूसरा निष्पत्ति। और इन दो शब्दों को लेकर के ही बाद के आचार्यों ने इस सूत्र की व्याख्याएं की हैं। तो इसमें देखिए, संयोग का अर्थ यहाँ लिया है इन्होंने मिलन, संगठन या संश्लिष्टि। यानी आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के का जो आधार है, उसको हम ये समझने का प्रयास करेंगे। पहली बात वे कहते हैं कि रस आस्वाद्य है, आस्वाद नहीं। वह अनुभूति का विषय है, अनुभूति नहीं है। अनुभूति का विषय है लेकिन अनुभूति नहीं है। रस का स्थान रंगमंच है। स्थायी भाव ही विभावादि के से संयुक्त होकर के रस रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यह स्थायी भाव सामाजिक का नहीं, अपितु रंगमंच पर अभिनय करने वाले अभिनेता, अभिनेत्री या नायक, नायिका का है। अब इसमें देखिए, इन बातों को अगर हम समझें तो वो आगे कहते हैं, देखिए, भरत मुनि के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है निर्मिति और संयोग का अर्थ है संगठन। यानी इस रस सूत्र के आधार पर बाद में इसमें जो शब्द निष्पत्ति और संयोग जो आए हैं, उनको लेकर के बाद के परवर्ती आचार्यों ने इस पर पर्याप्त चिंतन किया है। और इस चिंतन करने के उपरांत रस सूत्र की व्याख्या करते हैं। और इनमें 4 आचार्य महत्वपूर्ण हैं। मैं फिर से एक बार आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा है। आचार्य भरत मुनि ने जो रस सूत्र लिखा है, तत्र विभावानुभाव विचारी संयोगात् रस निष्पत्ति, इसके आधार पर इसके 5 निष्कर्ष निकाले जाते हैं। पहला निष्कर्ष है कि रस आस्वाद्य है, आस्वाद नहीं। वह अनुभूति का विषय है, अनुभूति नहीं। दूसरा, रस का स्थान रंगमंच है। तीसरी बात उन्होंने कही कि स्थायी भाव ही विभावादि के से संयुक्त होकर के रस रूप में परिणत हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चौथी बात, यह स्थायी भाव सामाजिक का नहीं है, प्रेक्षक का नहीं है, अपितु रंगमंच पर अभिनय करने वाले नट नटी का है, अभिनेता अभिनेत्री का है, पात्र पात्रा का है, यह नायक नायिका का है। और अगली बात उन्होंने कही है, 5वीं, वो यह है कि भरत मुनि के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है निर्मिति और संयोग का अर्थ है, क्या है संयोग का अर्थ? है संयुक्त होना या एकत्रित आना, संयोग। और इस रस सूत्र में प्रयुक्त जो शब्द हैं निष्पत्ति और संयोग को लेकर के बाद के आचार्य ने बहुत चर्चा की है, बहुत चिंतन किया है। और इसी को कहा जाता है रस सूत्र के व्याख्या। और इनकी व्याख्या करने वालों को कहा जाता है रस सूत्र के व्याख्याकार। और ये 4 आचार्य हैं। अभी इन 4 आचार्यों का मत हम संक्षेप में देखने का प्रयास करेंगे। पहले आचार्य हैं भट्टलोल्लट, दूसरे आचार्य हैं आचार्य शंकुक, भट्ट शंकुक, तीसरे हैं आचार्य भट्टनायक और चौथे हैं आचार्य अभिनवगुप्त। आचार्य अभिनवगुप्त का नाम आपने 2 संदर्भों में इससे पहले भी सुना है बहुत बार। पहले संदर्भ में उन्होंने भरतनाट्य शास्त्र की अभिनव भारती नामक एक व्याख्या की है, टीका की है। और दूसरा आचार्य आनंदवर्धन के धन्यालोक लोचन नाम से उस पर उन्होंने टीका लिखी है। 2 ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन ये पहले जो 3 हैं आपको परिचित नहीं होंगे, इसलिए इनका परिचय देना अत्यंत महत्वपूर्ण मानता हूं मैं। देखिए, हमारे भारतवर्ष में 6 आस्तिक दर्शन हैं, जिनको हम तत्वज्ञान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। ये इस प्रकार हैं: पूर्व मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत।
फिर से मैं कह रहा हूं, देखिए हमारे भारतीय आस्तिक शास्त्रों में 6 शास्त्र हैं। पहला है मीमांसा या पूर्व मीमांसा, दूसरा दूसरा है जिसका नाम मैंने अभी बताया था, दूसरे का शीर्षक है सांख्य, नहीं, मीमांसा के बाद आता है न्याय, न्याय के बाद वैशेषिक, वैशेषिक के बाद सांख्य, सांख्य के बाद योग, और योग के बाद अंत में आता है वेदांत। मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और वेदांत, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, इनमें से योग और वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन का मूल तर्क है, और योग का योगाभ्यास, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन इन लोगों ने रस के बारे में कुछ नहीं कहा, रस सूत्र के बारे में कुछ नहीं कहा। किस किसने? वैशेषिक, तर्काधिष्ठित वैशेषिक वालों ने, और कर्माधिष्ठित योगियों ने। तो बाकी रहे 4। इन चारों में मीमांसा या पूर्व मीमांसा जिसे कहा जाता है वे, फिर न्याय, फिर सांख्य और फिर वेदांत। इन 4 शास्त्रियों ने रस सूत्र की व्याख्या करने का प्रयास किया है, जिनमें से मीमांसक आचार्य हैं भट्टलोल्लट, आचार्य भट्टलोल्लट मीमांसक हैं, शंकुक नैयायिक हैं, भट्टनायक सांख्यिकी हैं, और अभिनवगुप्त वेदांती हैं। ध्यान से मैं फिर से कह रहा हूं, मीमांसक कौन है? आचार्य भट्टलोल्लट। नैयायिक कौन है? आचार्य शंकुक। सांख्यिक कौन है? आचार्य भट्टनायक। और वेदांती कौन है? आचार्य अभिनवगुप्त। और इन्होंने जो निष्पत्ति के जगह पर दूसरा शब्द प्रयुक्त किया है, उसके आधार पर इनके रस सूत्र की व्याख्या को एक विशिष्टवाद कहा जाता है। जैसे मीमांसक आचार्य भट्टलोल्लट ने निष्पत्ति की जगह उत्पत्ति शब्द का प्रयोग किया, इसलिए उनका नाम दिया जाता है उत्पत्तिवाद। मीमांसा, निष्पत्ति की जगह मीमांसक आचार्य भट्टलोल्लट ने उत्पत्ति शब्द का प्रयोग किया है, और उसके आधार पर उत्पत्तिवाद इसे कहा जाता है। दूसरे आचार्य है नैयायिक आचार्य, न्याय शास्त्र के, न्याय दर्शन के आचार्य, आचार्य शंकुक। और आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति की जगह अनुमिति शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए उन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसका नाम होता है अनुमितिवाद। तीसरे आचार्य हैं सांख्यिक आचार्य है, सांख्य दर्शन के आचार्य, आचार्य भट्टनायक। इन्होंने निष्पत्ति की जगह भुक्ति शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए इन्हें भुक्तिवाद कहा जाता है। और वेदांती आचार्य अभिनवगुप्त ने निष्पत्ति की जगह अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए इसे अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य भरत मुनि का रस सूत्र तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति ही, इसके निष्पत्ति और संयोग इस शब्द को लेकर के बाद में जिन आचार्यों ने चर्चा की उनको रस सूत्र के व्याख्याकार कहा जाता है, और उन्होंने जो की है उसको रस सूत्र की व्याख्या कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें मीमांसक आचार्य भट्टलोल्लट का उत्पत्तिवाद, नैयायिक आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद, सांख्यिक आचार्य भट्टनायक का भुक्तिवाद, और वेदांती आचार्य अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ये 4 वाद हमारे सामने आते हैं, 4 व्याख्याएं हमारे सामने आती हैं। अब देखिए यहाँ जो दर्शनों की बात हमने की थी, भट्टलोल्लट का मीमांसा दर्शन, जिन्होंने उत्पत्ति की बात की, उन्होंने संयोग शब्द का अर्थ लिया पोष्य पोषक संबंध, और इसको उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। आचार्य शंकुक जो न्याय दर्शन के आचार्य हैं, जिन्होंने निष्पत्ति को अनुमिति माना है और संयोग को अनुमाप अनुमाप्य संबंध कहा है, और इसको उन्होंने चित्रतुरंग न्याय नाम दिया है, ये इसकी विशेषता है। उसके उपरांत भट्टनायक जो सांख्य हैं, सांख्यिकी हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन को महत्व दिया है, वे निष्पत्ति के स्थान पर भुक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं, और उन्होंने संयोग शब्द का अर्थ भोज्य भोजक संबंध लिया है, और जिन्होंने साधारणीकरण की संकल्पना रखी है। उसके उपरांत आचार्य अभिनवगुप्त जो वेदांती आचार्य हैं, जिन्होंने निष्पत्ति की जगह अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किया है, और संयोग की जगह व्यंग्य व्यंजक संबंध का प्रयोग किया है, और इसी को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। अब हम एक एक करके
क्रमशः मीमांसक आचार्य भट्टलोल्लट, सांख्यिक आचार्य न्यायिक आचार्य भट्ट शंकुक, सांख्यिक आचार्य भट्टनायक और वेदांती आचार्य अभिनवगुप्त पाद के रससूत्र की व्याख्या के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। तो पहले आचार्य हैं मीमांसक आचार्य भट्टलोल्लट। इन्होंने निष्पत्ति की जगह उत्पत्ति शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इनके वाद को उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। भट्टलोल्लट का कोई स्वतंत्र ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, होगा, परंतु कालोग में वो नष्ट हुआ। उसके केवल संदर्भ आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश और आचार्य अभिनवगुप्त के अभिनव भारती में मिलते हैं। तो ये जो मत अभिनवगुप्त के अभिनव भारती में मिलते हैं, इन मतों के आधार पर भट्टलोल्लट के मत का हमें पता चलता है। और आचार्य भट्टलोल्लट आचार्य भरत मुनि के रससूत्र के पहले व्याख्याकार हैं और इन्होंने अपनी उनके मतानुसार यह व्याख्या देने का प्रयास किया है कि रत्यादि स्थायी भाव, रति जैसे रति हास वगैरह, ये स्थायी भाव नायिकादि आलंबन विभावों द्वारा उत्पन्न होकर उद्यानादि उद्दीपन विभावों द्वारा उद्दीप्त होकर कटाक्ष भुजक्षेप आदि अनुभवों द्वारा अर्थात बाह्य व्यंजकों द्वारा प्रतीति योग्य बनकर और उत्कंठा आदि व्यभिचारी भावों द्वारा पुष्ट होकर रामादि अनुकार्यों में रसरूप में रहता है। समानता के कारण नट में यह रस आरोपित होकर सामाजिकों को नटों के अभिनय कौशल द्वारा चमत्कृत कर देता है। ध्यान दें कि आचार्य भट्टलोल्लट ने मीमांसा के आधार पर, पूर्व मीमांसा दर्शन के आधार पर रससूत्र की जो व्याख्या करने का प्रयास किया है, इसमें उन्होंने बाह्य व्यंजक शब्द का प्रयोग किया है और रामादि अनुकार्यों में रस रहता है, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब रस कहाँ है? आचार्य भरत मुनि के अनुसार ही इन्होंने भी यह कहा है कि रस का जो उपभोक्ता है या रस का जो अनुभव लेता है वह नट का है। यानी नट के अभिनय कौशल द्वारा रस की निर्मिति नट के हृदय में होती है और उसको देख करके, उसका अभिनय देख करके, उस अभिनय कौशल के द्वारा रस का आनंद सामाजिक भी लेते हैं, लेकिन उसका मूल स्थान है। तो नटादि में जो रत्यादि स्थायी भाव जागृत होते हैं, उसका आनंद बाद में सामाजिक लेता है। सामाजिक अर्थात प्रेक्षक या दर्शक। आगे चलकर उन्होंने संयोग का अर्थ लिया है। यानी भट्टलोल्लट के उपर्युक्त उद्धरण से यह पता चलता है कि संयोग एक मिश्रित प्रक्रिया है और इसके भी 3 चरण हैं। पहला है स्थायी भाव का विभाव से संबंध, दूसरा स्थायी भाव का अनुभाव से संबंध और तीसरा स्थायी भाव का संचारी भाव से संबंध। तो पहले चरण की ओर ध्यान दें। स्थायी भाव और विभावादि का जो संबंध है, स्थायी भाव उत्पन्न होता है, विभावादि उसके उत्पादक कारण है, अर्थात इन दोनों में उत्पाद्य उत्पादक संबंध है। दूसरा स्थायी भाव और अनुभाव का संबंध। स्थायी भाव अनुभावों से ही प्रतीति योग्य बनता है, अर्थात स्थायी भाव प्रतीत्य है और अनुभाव प्रतीतक। इस संबंध को प्रतीत्य प्रतीतक संबंध उन्होंने कहा है। और तीसरा स्थायी भाव और संचारी भावों का संबंध। स्थायी भाव पोष्य हैं और संचारी भाव पोषक। इस दृष्टि से इस संबंध को पोष्य पोषक संबंध कहा जाता है। तो ये 3 चरण है और इस 3 चरणों के आधार पर संयोग की जो मिश्रित प्रक्रिया है, उस मिश्रित प्रक्रिया को वे कहते हैं संयोग। अर्थात क्या है? उत्पाद्य उत्पादक अधिक प्रतीत्य प्रतीतक अधिक पोष्य पोषक संबंध। यानी संयोग का अर्थ यहाँ उन्होंने संबंध लिया है और निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने उत्पत्ति लिया है। ये बात ध्यान रखें कि इसमें जो
तीन संबंध आते हैं। उत्पाद्य उत्पादक संबंध जो स्थायी भाव और विभाव का है, प्रतीत्य प्रतीतक संबंध जो स्थायी भाव और अनुभावों का है, और पोष्य पोषक संबंध जो स्थायी भाव और संचारी भावों का संबंध है। इस आधार पर उन्होंने ये बात प्रकट की है और इन्होंने निष्पत्ति का जो अर्थ माना है, उत्पत्ति, संयोग का अर्थ संबंध और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति। प्रायः आलोचक ये मानते हैं कि भट्ट लोल्लट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति, इसीलिए उनके मत को उत्पत्तिवाद भी कहा जाता है, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है। भट्ट लोल्लट रस निष्पत्ति को एक मिश्रित प्रक्रिया मानते हैं जिसमें उत्पत्ति नहीं अपितु उत्पत्ति, प्रतीति और पुष्टि ये तीन होते हैं, और इसी को आगे चल करके आचार्य नगेंद्र ने एक नया नाम दिया है उपचिति। डॉक्टर नगेंद्र जो हिंदी के बहुत बड़े रसवादी आचार्य हैं, उन्होंने भट्ट लोल्लट की इस उत्पत्ति, प्रतीति और पुष्टि के जगह एक ही शब्द प्रयुक्त किया है, उपचिति, इसलिए इसे उपचितिवाद भी कहा जाता है। एक बात और महत्वपूर्ण है, इसे उत्पत्तिवाद, उपचितिवाद और तीसरा शब्द है आरोपवाद। भट्ट लोल्लट के मत को आरोपवाद भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने रस निष्पत्ति का जो उदाहरण दिया है उसके अनुसार रस मूलतः अनुकार्य मूल पात्र में रहता है, परंतु अभिनय की कुशलता के कारण दर्शक नट पर यानी अभिनेता पर या अभिनेत्री पर राम सीता या कृष्ण राधा का आरोप कर लेता है और इस प्रकार उसमें रस की प्रतीति करके चमत्कृत होता है। इसलिए इस आरोप के कारण ही भट्ट लोल्लट के मत को उत्पत्तिवाद, उपचितिवाद के साथ साथ आरोपवाद भी कहा जाता है। अब देखिए रस का आश्रय कौन है, इस विषय पर भी आचार्य भट्ट लोल्लट ने अपने मतों को व्यक्त किया है। आचार्य भट्ट लोल्लट जो मूलतः मीमांसक आचार्य हैं, इस मीमांसक आचार्य के अनुसार रस की स्थिति राम आदि मूल पात्रों में होती है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो पात्र रंगमंच पर नहीं वे रसानुभूति करते हैं। ध्यान रखिए, पात्र अलग चीज है और अभिनेता अलग चीज है। अभिनेता है लेकिन वो राम नहीं है, वो राम का अभिनय करने वाला एक राम इस चरित्र या पात्र का अभिनय करने वाला वो एक नट मात्र है, अभिनेता मात्र है। उनका तात्पर्य केवल यही है कि वस्तु रूप में रस की सामग्री राम आदि अनुकार्यों में है जो अभिनय कुशलता से नट नटी में आरोपित किया जाता है। स्पष्ट है कि रस का स्थान रंगमंच है, इसलिए आचार्य भरत मुनि ने जो सूत्र लिखा है तत्र विभावानुभाव संयोगाद रस निष्पत्ति, इसमें तत्र का अर्थ है रंगमंच, न कि रंगमंच के सामने खड़ा हुआ कोई बैठा हुआ कोई दर्शक। भट्ट लोल्लट के मत का सार अब हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। ध्यान रहे, भट्ट लोल्लट के मत के अनुसार पहला उन्होंने बताया है कि रस की सत्ता वस्तुगत है। दूसरा, मूल पात्रों में निहित रस के अवयवों का आरोप अभिनय कुशलता से नटनटी पर किया जाता है। इस प्रकार भट्ट लोल्लट का मत नाटक में अभिनय कुशलता पर सर्वाधिक बल देता है। और आप ये जानते हैं कि नाटक ये अभिनेता का ही माध्यम है। सिनेमा निर्देशक का है परंतु नाटक अभिनेता का है, इसलिए यहाँ अभिनेता को बहुत महत्व दिया जाता है। तीसरी बात भट्ट लोल्लट ने यह कही है कि संयोग का अर्थ उत्पाद उत्पादक, उत्पाद्य उत्पादक, पोष्य पोषक और प्रतीत प्रतीतक संबंध है, और इसका अर्थ है उपचिति जो आचार्य डॉक्टर नगेंद्र जी ने की है। भट्ट लोल्लट के मत को उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भी कहा जाता है। पांचवी बात है कि भट्ट लोल्लट के मत की सबसे बड़ी दुर्बलता यह कि उन्होंने केवल रस की वस्तुगत स्थिति पर विचार किया है और रसानुभूति प्रक्रिया में सामाजिक की मतलब प्रेक्षक या दर्शक की पूर्णतः उपेक्षा की है। उन्होंने ज्यादा महत्व अभिनेता को दिया है, दर्शक को नहीं। अब दूसरे आचार्य हैं आचार्य नैयायिक, न्याय दर्शन न्याय शास्त्र के आचार्य शंकुक, जिनके वाद को अनुमितिवाद कहा जाता है क्योंकि उन्होंने
निष्पत्ति शब्द की जगह अनुमिति शब्द का प्रयोग किया है। रससूत्र के दूसरे व्याख्याकार आचार्य शंकुक हैं। वे नैयायिक या न्याय शास्त्री थे, अतः उनकी व्याख्या का मूल आधार न्याय शास्त्र का अनुमान प्रमाण है। आप जानते हैं कि प्रमाण अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण जो सामने उपस्थित हो, दूसरा अनुमान प्रमाण जो ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान लगा हो, जैसे कि कहीं आपको धुआं नजर आया तो आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि धुआं है तो आग भी है। और तीसरा है आप्त प्रमाण, किसी अधिकारी विद्वान या वेदादि वचन शास्त्र के वचन को आधार मान करके उसको प्रमाण मानना। मतलब 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आप्त प्रमाण, ये आप्त वचन प्रमाण। अब इसमें से जो दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, इस अनुमान प्रमाण को मुख्य आधार मान करके न्याय शास्त्र चर्चा करता है। यहाँ उदाहरण मैंने वैसे दिया है कि जहां धुआं है वहां आग होती है, इस प्रकार से उसका अनुमान है। अब इस अनुमितिवाद को ही आचार्य शंकुक ने भट्ट लोलट के मत को भ्रमपूर्ण कहा है। ध्यान रखिए, ये जो हमारे यहाँ विद्वानों की परंपरा है, पहले विद्वानों के मत को गलत साबित करके अपने मत को सामने रखने की जो परंपरा है, उस परंपरा में आचार्य शंकुक ने अपने पूर्ववर्ती आचार्य मीमांसक भट्ट नायक को के मत को भ्रमपूर्ण कहा। और उनका ये कहना है कि अनुकार्य और उनके भावों का नट नटी में आरोप नहीं होता, अपितु अनुमान होता है। और इसीलिए इसे अनुमितिवाद कहा जाता है, क्योंकि अनुमान ही अनुमिति है। अनुमिति प्रक्रिया है और अनुमान उसका धातु साधित विशेषण है। तो ये जो अनुमान है इसको अनुमितिवाद कहा जाता है आचार्य शंकुक के, जो न्याय शास्त्र पर आधारित है। तो ज्ञात से अज्ञात का अनुमान करना, जैसे धुएं को देख करके आग का अनुमान कर लेना, उसी प्रकार रंगमंच पर उपस्थित नट नटी को देख करके उसमें क्रमशः राम और सीता इन अनुकार्यों का अनुमान कर लेना। यानी ये कौन कर लेता है? ये दर्शक कर लेता है, प्रेक्षक या सामाजिक कर लेता है। यह अनुमान सामान्य अनुमान से भिन्न कला संबंधी अलौकिक अनुमान है, जिसे चित्र तुरंग न्याय से समझा जा सकता है। ध्यान रखिए, काकतालीय न्याय, चित्र तुरंग न्याय, पंगु अंध न्याय, ऐसे बहुत सारे न्यायों का प्रकार है। इसमें से चित्र तुरंग न्याय को हमें समझना पड़ेगा। चित्र तुरंग न्याय जो है, मतलब चित्र में घोड़े को देख करके उस चित्र के जो पेंट किया हुआ है रंग, उसको घोड़ा मान लेना, यह प्रसिद्ध ज्ञानों से विलक्षण है। वैसे 4 प्रकार का ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान अर्थात रस्सी को रस्सी समझना, यह सम्यक ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान, रस्सी को सर्प समझना, यह मिथ्या ज्ञान है। तीसरा संशय ज्ञान, रस्सी को स्पर्श करके यह सांप है या रस्सी है ऐसा संशय निर्माण होना, इसको संशय ज्ञान कहते हैं। और चौथा है सादृश्य ज्ञान, अर्थात सांप रस्सी जैसा है या रस्सी सांप जैसे है ऐसा मान लेना, ये सादृश्य ज्ञान है। हमारा जो चित्र तुरंग ज्ञान है या चित्र तुरंग न्याय है, वह इन चारों ज्ञानों से विशेष ऐसा ज्ञान है, विलक्षण है। यानी घोड़े के चित्र को देख करके ये घोड़ा है ये कहना। अब देखिए मेरे पीछे स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा आपको नजर आ रही है। अब ये रंग है मूलतः। अब इस चित्र को मैं देख करके ये कहूं कि ये स्वामी विवेकानंद हैं, ये उनकी प्रतिमा है, उनका चित्र है। अब इसी को कहा जाता है चित्र तुरंग न्याय। इसी ज्ञान के आधार पर सामाजिक या सहृदय दर्शक नाटक देखते समय नट में राम आदि का अनुभव कर लेते हैं और फिर उस अनुमान किए गए नट में स्थायी भाव का भी अनुमान कर लिया जाता है। मतलब राम सीता ये रंगमंच पर हैं, उनको देख करके ये अनुमान कर लेता है दर्शक ये राम सीता है, और इन दोनों में जो प्रेम भाव है, श्रृंगार रस है, उसका भी वो अनुमान कर लेता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो रहा होगा, इस प्रकार से। यद्यपि अन्य विषयक अनुमान में सुख का अनुमान करने से सुख नहीं मिलता, जैसे गर्मी से व्याकुल हुआ पथिक वटवृक्ष की छाया का अनुमान कर लेने से उसे शांति नहीं मिलती, छाया नहीं मिलती, उसका ताप नहीं मिलता।
परंतु काव्य और नाटकों के विलक्षण प्रभाव के द्वारा अनुमान किया गया आनंद भी सहृदय सामाजिक की वासना के कारण आस्वादनीय बन जाता है। अर्थात अगर कोई प्रेक्षक नाटक में नायक नायिका को देख करके आनंदित होता है तो यह आनंद बहुत ही विलक्षण आनंद होता है और अभिनय कौशल्य से बनावटी नट नटी होने पर भी उसको वास्तविक रूप में हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ देखिए कि आचार्य भट्ट शंकुक ने संयोग का अर्थ, मैंने बार बार कह रहा हूं कि देखिए कि तत्र विभावानुभाव संयोगादर्श निष्पत्ति, इनमें से संयोग और निष्पत्ति इन दो शब्दों पर ज्यादा चर्चा हुई है, इसलिए संयोग का जो अर्थ शंकुक लेते हैं वह है अनुमाप्य अनुमापक संबंध, अर्थात स्थायी भाव अनुमाप्य हैं और विभावादि अनुमापक या अनुमान करने वाले कारण हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी जो हिंदी के रसवादी आचार्य हैं, उन्होंने आचार्य शंकुक के मत की व्याख्या करते हुए कहा है कि शंकुक की व्याख्या से संयोग शब्द का अर्थ है गम्य गमक संबंध, गम्य स्थान है और गमक जाने वाला, अर्थात स्थायी भाव गम्य है और विभावादि गमक है। इसी प्रकार निष्पत्ति शब्द का अर्थ भी वे अलग प्रकार से लेते हैं। आचार्य शंकुक के मत के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है अनुमान अर्थात अनुमिति, इसलिए इनके इस वाद को अनुमितिवाद कहा जाता है। अब उनके अनुसार रस की अवस्थिति क्या है? आचार्य शंकुक भी लोल्लट के समान ही रस की सत्ता वस्तुगत मानते हैं। उनके अनुसार रस अनुकार्य में रहता है जो अनुमानित होकर के नट नटी में दिखाई देता है। ध्यान रखिए, आचार्य भरत मुनि हो, आचार्य भट्ट लोल्लट हो या आचार्य भट्ट शंकुक हो, ये तीनों के तीनों रस की सत्ता वस्तुगत मानते हैं और इनके कहने के अनुसार रस अनुकार्य में रहता है और जो प्रेक्षक उसका अनुमान करके नट नटी में देखता है। आचार्य शंकुक के मत की समीक्षा भी हम करते हैं यहाँ कि आचार्य शंकुक के इस मत पर कई प्रश्न चिन्ह लगते हैं। जैसे पहला है अनुमान बुद्धि का विषय है, अनुभूति का नहीं। ध्यान रखिए, अनुमान बुद्धि का विषय है और अनुभूति हृदय का विषय है। अनुमान के, दूसरी बात, अनुमान के आधार पर सामाजिक को भाव की अनुभूति नहीं हो सकती, भले ही शंकुक ने इसे कला संबंधी विलक्षण अनुमान कहा है, किंतु फिर भी अनुमान तो अनुमान ही रह जाता है, वो सत्य नहीं हो सकता। तीसरी बात उन्होंने कही कि चित्रतुरंग न्याय या चित्रतुरंग ज्ञान से काव्य में अभिनय तत्व प्रमुख हो गया है और काव्य तत्व गौण हो गया है। हालांकि बिना काव्य के अभिनय नहीं हो सकता, क्योंकि पहले लेखक होता है, पहले कवि है और फिर अभिनेता बाद में है। चौथी बात, रस की स्थिति इसमें भी रंगमंच पर ही रही और सामाजिक की उपेक्षा होती रही। जो उपेक्षा भरत ने की थी, जो उपेक्षा भट्टनायक ने की थी, भट्ट लोल्लट ने की थी, वही सामाजिक की उपेक्षा भी शंकुक ने भी की है। तीसरे आचार्य हैं सांख्यिक आचार्य भट्टनायक और इनके वाद को कहा जाता है भुक्तिवाद, क्योंकि उन्होंने निष्पत्ति की जगह भुक्ति शब्द का प्रयोग किया है। रससूत्र के तीसरे व्याख्याकार के रूप में हमारे सामने आते हैं सांख्य इस दर्शन को मानने वाले भट्टनायक। इनके मत को भुक्तिवाद कहा जाता है क्योंकि वे निष्पत्ति की जगह शब्द का प्रयोग करते हैं भुक्ति, अर्थात वे न तो रस की निष्पत्ति मानते हैं, न रस की उत्पत्ति मानते हैं, न रस की अनुमति मानते हैं, वे रस की भुक्ति मानते हैं। अर्थात सामाजिक रस रूप में परिणत अपने ही स्थायी भाव का भोग करता है। सामाजिक के हृदय में रस की अनुभूति के लिए काव्य के विभिन्न व्यापार ही उद्बोधक कारण होते हैं। शब्द रूप काव्य के तीन व्यापार होते हैं, अभिधा व्यापार, भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार। इसी को शब्द शक्तियों की दृष्टि से अभिधा, लक्षणा और व्यंजना कहा जा सकता है। अभिधा काव्य व्यापार से काव्य के सामान्य और आलंकारिक अर्थों का बोध होता है, जबकि भावकत्व व्यापार साधारणीकरण कहता है। और ध्यान रखिए, यहाँ आचार्य भट्टनायक का
साधारणीकरण, यह वाद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहली बार साधारणीकरण नटों में रस का स्थान न मान करके पहली बार वो स्थान दर्शक में मानता है, क्योंकि दर्शक जो हैं, हजारों दर्शक जो बैठे हुए हैं, वो जो दृश्य दिखाया जा रहा है उस दृश्य के साथ साधारणीकृत हो जाते हैं। मतलब जो भाव नायक नायिका के, पात्र पात्रा के, नट नटी के मन में होता है, उस भाव का सामान्यीकरण, साधारणीकरण होकर के उसका उपभोग सारे दर्शक लेते हैं। साधारणीकरण इस व्यापार के द्वारा विभावादि सामान्य प्रतीत होते हैं, अर्थात सीता सीता न रह करके नायिका कामिनी बन जाती है और राम राम न रह करके हीरो बन जाता है। रति आदि स्थायी भाव ही व्यक्तिगत संबंधों से मुक्त होकर के सामान्य प्रतीत होते हैं। विभावादि मेरे हैं या पराये हैं, इस प्रकार की उक्ति व्यक्ति विशिष्ट संबंध भावना हट जाती है और साधारणीकरण हो जाता है। मतलब यहाँ अपना पराया नहीं रहता, अपितु सबका बन जाता है, सामान्यकृत हो जाता है, साधारणीकृत हो जाता है। परिणामतः विभावादि और उनके क्रिया व्यापार सामान्य बन जाते हैं। शब्द रूप काव्य का तीसरा व्यापार है भोजकत्व व्यापार। इस व्यापार द्वारा साधारणीकृत स्थायी भाव का रस रूप में भोग होता है। निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने लिया है भुक्ति, और संयोग का अर्थ ले लिया है भोज्य भोजक संबंध, अर्थात स्थायी भाव भोज्य पदार्थ हैं और विभावादि भोग लगाने के कारण। रस की स्थिति का स्थान भी उन्होंने ये प्रकट किया हुआ है, वह यह है कि ये मानते हैं, एक मिनट है, आचार्य भट्ट नायक मानते हैं कि रस की स्थिति वस्तुगत अब नहीं रही। जो पहले भरत, लोल्लट और शंकु कहा करते थे, उन्होंने उसको आत्मगत कहा, और ये आत्मगत किसके? दर्शकों की आत्मा में। यानी सहृदय सामाजिक का चित्त, जो सामाजिक या दर्शक या प्रेक्षक देखने आया है नाटक, उसके हृदय में स्थायी भाव का भोग होता है, न कि नट नटी में। आचार्य भट्ट नायक जो कहना चाहते हैं उसको अब हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं। आचार्य भट्ट नायक के मत को भुक्तिवाद कहा जाता है। 2, रस निष्पत्ति में भट्ट नायक का सबसे बड़ा योगदान साधारणीकरण का सिद्धांत है, जिसके बिना रस की निष्पत्ति हो ही नहीं सकती। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि रस की वस्तुनिष्ठ नहीं, अपितु उन्होंने आत्मनिष्ठ या आत्मपरक व्याख्या की है। इनसे पहले यानी आचार्य भरत मुनि हो, आचार्य भट्ट लोल्लट हो, आचार्य भट्ट शंकुक हो, इन्होंने रस की स्थिति को वस्तुगत माना था, लेकिन इन्होंने इसे आत्मपरक माना है। और भट्ट नायक ने यह स्वीकार किया है पहली बार कि रस का स्थान रंगमंच नहीं है, रस का स्थान नट नटी नहीं है, अपितु दर्शक का चित्त है, सहृदय दर्शक का चित्त है। चौथी बात यह है कि रस की भुक्ति का जो स्वरूप भट्ट नायक ने देखा था, उससे रस की वस्तुगत सत्ता सर्वथा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि रस अभी भी आस्वाद्य ही रहा, आस्वाद नहीं बना। पांचवी बात वो ये कहते हैं कि आचार्य भट्ट नायक ने भावकत्व और भोजकत्व इन कार्य व्यापारों की कल्पना की है, जिसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। हमने देखिए इसके पहले शब्द शक्ति का अध्ययन करते समय देखा था कि 3 प्रकार की शब्द शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की बात की थी। परंतु यहाँ अभिधा उन्होंने शब्द वैसा वैसा लिया है, लेकिन लक्षणा की जगह भावकत्व और व्यंजना की जगह भोजकत्व ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसको कोई अन्य आचार्य शास्त्रीय मान्यता नहीं देते। छठी बात यह कही है उन्होंने कि रस ब्रह्मानंद के समान है, परंतु वो ब्रह्मानंद नहीं है, ब्रह्मास्वाद सहोदर है। इस बात का प्रतिपादन सर्वप्रथम आचार्य भट्ट नायक की व्याख्या से ही हुआ, क्योंकि रसास्वाद की स्थिति में सत्व गुण का उद्रेक हो जाता है और रजतम गुणों का शमन हो जाता है, जबकि ब्रह्मानंद की स्थिति में
सत्व और रज नष्ट हो जाते हैं, केवल उनका शमन नहीं होता। अब अंतिम आचार्य हैं वेदांती आचार्य अभिनवगुप्त। इनके वाद को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है क्योंकि उन्होंने निष्पत्ति की जगह अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग किया था। आचार्य अभिनवगुप्त रस सूत्र के चौथे व्याख्याकार हैं। उनके मत से रस की अभिव्यक्ति होती है, इसलिए उनका मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता है। सरधयों के चित्त में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव विभावादि के प्रभाव से रस रूप में उसी प्रकार व्यक्त हो जाते हैं जिस प्रकार जल की छींटे देने से मिट्टी में व्याप्त गंध व्यक्त हो जाते हैं। अब हम सब महाराष्ट्र में किसानों के ही आसपास रहते हैं, तो देखिए कि जब पहली बार बरसात हो जाती है तो किसान समझ लेता है। वो बरसात कैसे समझ लेता है? क्योंकि खेत की मिट्टी पर जैसे ही पानी की छींट पड़ती है, फुहार पड़ती है, तो उसका एक विशिष्ट गंध निर्माण हो जाता है। और इसी प्रकार सरधय के मन में पड़े हुए स्थायी भाव को विभावादि के छींटों से रस रूप में परिणत किया जाता है। रस का स्वरूप, यद्यपि भट्ट नायक ने रस की आत्मपरक व्याख्या की, जिससे नाटक एवं काव्य से हटकर रस का स्थान सरधय का चित्त हो गया, फिर भी रस रहा आस्वाद नहीं बन पाया। उसकी वस्तुपरक सत्ता का पूर्ण लोप नहीं हुआ। और यह कार्य आचार्य अभिनवगुप्त की व्याख्या में हुआ है, क्योंकि उन्होंने रस को चर्वण आनंद रूप कहा है। चर्वण मतलब चबाना। जिस प्रकार से भोग्य पदार्थ को हम चबाते हुए उसकी लार मिला करके उसका एक विशिष्ट आनंद प्राप्त कर लेते हैं, उस प्रकार का आनंद चर्वण के रूप में रस का हमें मिलता है। विभावादि के प्रभाव से सरधय के चित्त के में रति आदि जो स्थायी भाव होते हैं वो व्यक्त होकर के व्यंजना के अलौकिक व्यापार से आस्वाद्य बन जाते हैं। उनका आस्वाद ही रस है। इस प्रकार से अभिनवगुप्त ने व्याख्या की है। अभिनवगुप्त ध्वनिवादी आचार्य थे। ध्यान रखिए, अभिनवगुप्त के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। एक उन्होंने जो भरतनाट्य शास्त्र पर अभिनव भारती नाम की टीका लिखी वह एक, और दूसरा आचार्य आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक की लोचन नाम की व्याख्या की, इसलिए उन्हें ध्वनिवादी आचार्य कहा जाता है। हालांकि वो रसवादी है और रसवाद ध्वनिवाद एक ही है। इसलिए उन्होंने रस को व्यंग्य का माना है। न तो वह अभिधा का व्यापार है न लक्षणा का, अपितु वह व्यंजना का व्यापार है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, जो हमने शब्द शक्ति के रूप में बहुत बार इस पर चर्चा की है। तो आचार्य अभिनवगुप्त के मतानुसार रस एक व्यंग्य है, न कि वो अभिधेय है न लाक्षणिक है। इसलिए रस न अभिधा का व्यापार है न लक्षणा का विषय, अपितु वह व्यंजना का व्यापार है। आचार्य अभिनवगुप्त भट्टनायक के साधारणीकरण के सिद्धांत को स्वीकार तो करते हैं, परंतु भावकत्व व्यापार या भोजकत्व व्यापार की जगह वे व्यंजना का व्यापार के रूप में स्वीकार करते हैं। व्यंजना के इस विभावना व्यापार से सरधय के चित्त में स्थित रत्यादि स्थायी भाव रसास्वाद का अनुभव होता है। काव्य में व्यंजना शब्द शक्ति की महिमा रस की अभिव्यक्ति में ही होती है। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किया है और संयोग का अर्थ व्यंग्य व्यंजक संबंध, अर्थात स्थायी भाव व्यंग्य है तथा विभावादि व्यंजक कारण है। आचार्य अभिनवगुप्त ने रस की निष्पत्ति के संबंध में 4 क्रमबद्ध स्थितियों की चरणों की परिकल्पना की है। प्रथम चरण में रंगमंच पर व्यक्ति अथवा स्थिति का प्रत्यक्ष बोध होता है। द्वितीय चरण में रंगमंच के वातावरण के प्रभाव से कथा वस्तु का विशेषत्व विशिष्ट भाव समाप्त होने लगता है और पात्र तथा स्थितियां सामान्य रूप में होकर प्रतीत होने लगती हैं। इस स्थिति में व्यक्ति विशेष का बोध नहीं होता, परंतु द्वैत बना रहता है। तृतीय चरण में चित्त में स्थित स्थायी भाव न तो अपने रह जाते हैं न अन्य से उनका कोई किसी प्रकार का संबंध रहता है। विभावादि में विशेषत्व का लोप होने के कारण, गुप्त होने के कारण अंतःकरण में स्थित स्थायी भाव साधारणीकृत होकर उद्भूत होने लगते हैं।
चौथा चरण या अंतिम स्थिति जो है, अंतिम चरण में सहृदय सामाजिक रूप में उद्भूत अपने ही स्थायी भाव का रस रूप में भोग करता है, अपने, न कि नट नटी के। आचार्य अभिनव गुप्त के मत की समीक्षा करके हम इसे आज पूर्ण कर लेंगे। पहली बात यह है कि आचार्य अभिनव गुप्त ने रस की नितांत आत्मपरक व्याख्या की है और रस को आस्वाद्य रूप बताया है, आस्वाद रूप बताया है। उनकी व्याख्या से ही रसानुभूति में सामाजिक के महत्व की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई, मतलब प्रेक्षक रस का उपभोक्ता हुआ, नट नटी या नाटककार नहीं। दूसरी बात, आचार्य अभिनव गुप्त के ने काव्य के आस्वाद्य को अलौकिक आनंद मानते हुए रस की अलौकिकता पर प्रकाश डाला, मतलब रस से प्राप्त होने वाला आनंद ऐन्द्रिय आनंद नहीं, लौकिक आनंद नहीं, अपितु लोकोत्तर आनंद है, अलौकिक आनंद है। अब रस की अभिव्यक्ति कैसे होती है, इस विषय पर समुचित उत्तर देते हुए उन्होंने उन शंकाओं का समाधान किया जो अभी तक समीक्षकों के लिए समस्या बनी हुई थी। तीसरी बात है कि रस व्यंग्य है, व्यंजना का व्यापार है, अतः रसध्वनि काव्य की आत्मा है। रसध्वनि, देखिए आचार्य आनंद वर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकार कहे थे, एक वस्तु ध्वनि, दूसरा अलंकार ध्वनि और तीसरा रसध्वनि। तो इसमें से रसध्वनि काव्य की आत्मा है, ऐसा मान लेने पर रस संप्रदाय और ध्वनि संप्रदाय दोनों का महत्व स्थापित हो जाता है। चौथी बात है, रस का स्वरूप नितांत आत्मपरक मान लेने से पूरा बल सहृदयता पर पड़ जाता है और काव्य की सत्ता गौण हो जाती है। यही उनके मत की सबसे बड़ी दुर्बलता है। मतलब कविता भी महत्वपूर्ण है, नाटक भी महत्वपूर्ण है, अभिनेता भी महत्वपूर्ण है और दर्शक भी महत्वपूर्ण है। आचार्य अभिनव गुप्त ने केवल दर्शक को महत्वपूर्ण बताया, लेकिन अगर नाटककार ही नहीं होगा, नाटक ही नहीं होगा, अभिनेता ही नहीं होगा, तो फिर दर्शक किसका आनंद लेगा? ये भी महत्वपूर्ण बात है। प्राचीन आचार्यों ने रस संबंधी जो मत दिए हैं, उन्हीं के आलोक में हिंदी के 2 प्रधान रसवादी आचार्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। आचार्य शुक्ल 2 प्रकार की रसानुभूति मानते हैं, एक उत्तम कोटि की रसानुभूति और दूसरी मध्यम कोटि की रसानुभूति। जहां सहृदय का तादात्म्य आश्रय के साथ होता है, आश्रय के साथ होता है, वहां उत्तम कोटि की रसानुभूति होती है। किंतु जब सहृदय आश्रय का आश्रय दृष्टा होता है, तब उसका तादात्म्य कई अनुभूतियों के साथ होता है, इसलिए यह मध्यम कोटि की रसानुभूति मानी जाती है। अब ये आचार्य शुक्ल जी ने कहा। अब डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, इसे भी हम समझने की कोशिश करें। डॉक्टर नगेंद्र ने रस निष्पत्ति की व्याख्या अपने रस सिद्धांत नामक ग्रंथ में की है और इसे व्यापक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से जोड़ दिया है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रस सूत्र की व्याख्या से जो चिंतन मनन हुआ, उसने काव्य शास्त्र का बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण घटना है। तो देखिए, आज की तासिका में हमने जो महत्वपूर्ण बातें देखी कि इसमें आचार्य भरत मुनि ने भरतनाट्य शास्त्र में लिखे हुए सूत्र तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति को लेकर के, इनमें से निष्पत्ति और संयोग शब्द पर आक्षेप लेकर के अन्य 4 आचार्यों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें से मीमांसक आचार्य भट्ट लोल्लट, उसके उपरांत आचार्य भट्ट शंकुक जो नैयायिक हैं, आचार्य भट्टनायक जो सांख्यिक हैं, और अंतिम आचार्य अभिनव गुप्त जो वेदांती आचार्य हैं। इनके मतों को हमने आपके सम्मुख बहुत विस्तार से रखा है। इसका अगर आप अध्ययन करेंगे अच्छी तरह से तो बहुत कोई कठिन बात नहीं आएगी। इतना कह करके आज के हम इस तासिका को विश्राम देते हैं। कल हम केवल 5 या 10 मिनट ही चर्चा करेंगे, वह रस सिद्धांत पाश्चात्य दृष्टि, रस विचार पाश्चात्य दृष्टि पर 10 मिनट में ही हम उसको परिपूर्ण कर लेंगे। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।